पीएम मोदी की सुरक्षा चूक पर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 5 सदस्यों की कमेटी। पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में होगी जांच। चंडीगढ़ डीजीपी, एनआईए के आईजी भी जांच टीम में शामिल। पीएम की सुरक्षा में कोताही पर बीजेपी हमलावर। स्मृति ईरानी ने पंजाब सरकार पर उठाए सवाल। कहा, पंजाब के अधिकारियों ने अलर्ट किया नजरअंदाज। ड्रग केस में एसआईटी के सामने पेश हुए विक्रम मजीठिया। 2 घंटे से ज्यादा चली पूछताछ। एसआईटी ने पूछे करीब 60 सवाल। टिकट बेचने के आरोपों में विरोधियों पर केजरीवाल का पलटवार। राज्यपाल को भी दी चुनौती। कहा, आरोप करें साबित, टिकट बेचने वाले को खुद भेजूंगा जेल। कोरोना की चपेट में आए कैप्टन अमरिंदर सिंह। पूर्व सीएम ने घर पर खुद को किया आइसोलेट। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की सलाह। पीजीआई रोहतक में कोरोना का बड़ा अटैक। 70 से ज्यादा डॉक्टर मिले पॉजिटिव। करीब 200 हेल्थ वर्कर्स कोरोना की चपेट में। और लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बाद बवंडर। दारचा में हिमस्खलन का डराने वाला आया वीडियो सामने। मनाली से लेकर लेह तक मंडराया बड़ा खतरा। सुरक्षा चूक पर घमासान। नमस्कार, आपके साथ में हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक पर बीजेपी हमलावर है। स्मृति ईरानी का पंजाब सरकार से सीधा सवाल कि पंजाब के अधिकारियों ने अलर्ट को नजरअंदाज क्यों किया। पंजाब बीजेपी सुरक्षा में जो सेंध लगी थी, जो चूक हुई थी, उसका सबूत भी पेश करेगी। शाम 5 बजे पंजाब बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लगातार बीजेपी हमलावर है। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले पर एक बार फिर से स्मृति ईरानी ने पंजाब सरकार पर बड़ा हमला बोला। कहा कि पंजाब के अधिकारियों ने अलर्ट को नजरअंदाज किया। पंजाब बीजेपी सुरक्षा में चूक का सबूत पेश करेगी। शाम 5 बजे पंजाब बीजेपी कार्यालय में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां पंजाब की कांग्रेस सरकार इन आरोपों को बेबुनियाद बता रही है, तो बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है, निशाना साध रही है। एक बार फिर से स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी की सुरक्षा चूक पर पंजाब सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि पंजाब के अधिकारियों ने अलर्ट को नजरअंदाज किया। मुझे ये कहते हुए आनंद की अभिभूति नहीं होती कि एक टेलीविजन नेटवर्क ने जिन प्रश्नों को मैंने प्रस्तुत किया, उनके कुछ चिंताजनक परिणाम राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत किए हैं। पंजाब पुलिस अधिकारियों के बयान एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर सच को उजागर करते हैं। पंजाब पुलिस के एक अधिकारी का यह वक्तव्य कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग होने की वो सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को पंजाब के प्रशासन, पंजाब की कांग्रेस सरकार को देते रहे, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी ऐसा हस्तक्षेप जो प्रधानमंत्री जी को सुरक्षित कर सके, ऐसी कोई भी कार्रवाई पंजाब की कांग्रेस सरकार ने नहीं की। एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी की सुरक्षा चूक पर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बयान दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि आपकी सरकार में पीएम सुरक्षित रहेंगे। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक पर उन्होंने सवाल भी उठाए। बता दें कि अरविंद केजरीवाल पंजाब दौरे पर है। चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। अब डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत भी आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं। इस बीच में पीएम मोदी की सुरक्षा चूक पर उन्होंने कहा कि आपकी सरकार में पीएम सुरक्षित रहेंगे। साथ ही कांग्रेस पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। ये सारी की सारी चीजें एक साथ अगर देखी जाए तो आज पंजाब के एक आम नागरिक के अंदर एक डर है
वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। वो ये नहीं मान रहा कि पंजाब सरकार उसको सुरक्षा देने के लिए काबिल है। वो इसलिए क्योंकि जो पंजाब सरकार है वो कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि दोषियों के साथ मिली हुई है कई सारे मामलों में। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होगा और आम नागरिक भी सुरक्षित होगा। बेअदबी के मामलों में भी सजा दिलवाई जाएगी, बेअदबी भी बंद करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि किसी किस्म का बम ब्लास्ट नहीं होगा, सख्ती के साथ कानून को लागू किया जाएगा। उधर पीएम मोदी की सुरक्षा चूक पर सुप्रीम आदेश भी आ गया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय कमेटी इस मामले की जांच करेगी। पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में यह जांच होगी। एनआईए के डीजी या आईजी रैंक के अधिकारी भी जांच टीम में शामिल होंगे। चंडीगढ़ के डीजीपी, पंजाब के एडीजीपी सिक्योरिटी शामिल होंगे इस जांच टीम में। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी इस जांच टीम का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले की जांच होगी। कमेटी गठित की गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार की बनाई गई कमेटियों को अपनी अपनी जांच रोकने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी देखेगी कि पीएम मोदी की सुरक्षा में कहां और कैसे चूक हुई है और कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार है। साथ ही भविष्य में और क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस बारे में भी ये जांच टीम विचार करेगी। पंजाब की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर। ड्रग्स केस में एसआईटी ने विक्रम मजीठिया से पूछताछ की। 2 घंटे तक विक्रम मजीठिया से सवाल पूछे। करीब 60 सवाल विक्रम मजीठिया से पूछे गए एसआईटी की तरफ से। एसआईटी की पूछताछ पर मजीठिया ने कहा सीएम और गृह मंत्री के बयानों की भी जांच हो। आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद विक्रम मजीठिया एसआईटी के सामने पेश हुए, जांच में शामिल हुए। ड्रग्स केस मामले में उनसे एसआईटी ने पूछताछ की। 2 घंटे तक करीब ये पूछताछ, जिसमें करीब 60 सवाल उनसे पूछे गए। एसआईटी की पूछताछ के बाद विक्रम मजीठिया ने कहा कि सीएम और गृह मंत्री के बयानों की भी जांच हो। करदियां होया अज 11 बजे तो पहला मैं आपदे आप नूं एसआईटी अगे सबमिट किया, पेश होया और एसआईटी वालों जो कोई सवाल सी उन्हां दे पूरे तसल्ली बख्श उन्हां नूं जवाब दिते और उन्हां नूं ये भी रिक्वेस्ट की कि ये जिहड़ी FIR हुई है ये सारी तुसी जानते हो कि सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने ये ऑर्डर किए सी। वो 20 दिनों के कल्ले DGP रहे और इस तो पहला नवजोत सिंह सिद्धू के बयान जिहदे च उन्होंने आप कहा कि हाँ चट्टोपाध्याय नूं मैं लवाया, AG नूं मैं बदलाया। मैं ये भी SIT नूं रिक्वेस्ट की कि जिथे PPCC कांग्रेस के प्रधान के बयान या सुखी रंधावे के बयान होम मिनिस्टर दे मेरे खिलाफ की वो मेरे प्रति नफरत रखते हैं या चन्नी साहब दे, ये जरूर सारी गल नूं भी SIT विचारे कि FIR जिहड़ी दर्ज हुई है वो सारे केसां दे ट्रायल कोर्ट ने करते हैं। 19 च फैसले आ गए, जेड़े बरी होने सी उन्हां नूं बरी करता, जिन्हां नूं सज़ा होनी सी सज़ा होगी। सो हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के फैसलिਆਂ तो बाद ये पर्चा दर्ज होना कि ये सियासीकरण तो नहीं। एक और बड़ी खबर, किसान नेताओं के साथ गठबंधन पर अरविंद केजरीवाल का बयान आया है। कहा कि बलबीर सिंह राजेवाल ने 60 सीटें मांगी थी, हमने 10-15 सीटों की पेशकश की थी। संयुक्त समाज मोर्चा के चुनाव लड़ने पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि SSM के चुनाव लड़ने से आपका थोड़ा नुकसान होगा, किसी की टिकट नहीं काटूंगा, ये भी साफ कहा अरविंद केजरीवाल ने। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि किसान नेता अगर इस बार के चुनावी दंगल में उतरते हैं तो वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं
और इन तमाम बातों को लेकर चर्चाएं होती रही, कयास लगते रहे किसान नेताओं के साथ गठबंधन पर। अब पहली दफा अरविंद केजरीवाल बोले हैं। बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि 60 सीटें उनसे मांगी थी, लेकिन हमने 10 से 15 सीटों की पेशकश की थी। संयुक्त समाज मोर्चा के चुनाव लड़ने पर भी अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया। कहा, एसएसएम के चुनाव लड़ने से आपका थोड़ा नुकसान, किसी की टिकट नहीं काटूंगा। राजेवाल साहब आए थे मेरे घर, उनसे बातचीत हुई थी। जिस दिन वो आए थे तब तक हम 90 टिकटें अनाउंस कर चुके थे अपनी। उन्होंने कहा कि हमें 60 टिकटें चाहिए, 60। मैंने उनको कहा जी, जो जिनको हमने टिकटें दी हैं, मैंने कहा जी 60 तो कुछ भी नहीं है, सारी की सारी 117 आपकी हैं, सारी पार्टी आपकी है। जिन 90 लोगों को हमने टिकटें दी हैं वो भी किसानों के बच्चे हैं, वो भी अलग थोड़ी हैं, वो भी आप ही के बच्चे हैं। तो मैंने कहा 27 टिकटें बची है, इन 27 में से आप 10-15 जो भी आपको ठीक लगे वो आप ले लीजिए, लेकिन जिनको हम टिकट दे चुके उनकी टिकटें काटना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। वहां पे बात बनी नहीं। इस बात से मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूं कि संयुक्त किसान समाज मोर्चा अगर अलग से लड़ता है तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी का कुछ ना कुछ तो वोट हटेगा। अब बात करते हैं कोरोना के कहर की। पीजीआई रोहतक में कोरोना का बड़ा अटैक हुआ है। 70 से ज्यादा डॉक्टर्स पॉजिटिव पाए गए। करीब 200 हेल्थ वर्कर्स कोरोना की चपेट में हैं। कोरोना पर डॉक्टर्स ने लोगों को भी अलर्ट किया है। कोरोना को हल्के में ना लेने की भूल की जाए, ये पीजीआई की तरफ से कहा गया। पीजीआई में लगातार टेस्टिंग और सैंपलिंग का काम चल रहा है, लेकिन इस बार कोरोना की चपेट में खुद हेल्थ वर्कर्स आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं। पीजीआई रोहतक में भी कोरोना का बड़ा अटैक हुआ है। यहां पर 70 से ज्यादा डॉक्टर पॉजिटिव अभी तक पाए गए हैं। करीब 200 हेल्थ वर्कर्स भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना पर डॉक्टर्स ने लोगों को भी आगाह किया है, कहा है कि कोरोना को हल्के में लेने की भूल ना की जाए। पीजीआई में लगातार टेस्टिंग और सैंपलिंग का काम चल रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारी कंट्री में नंबर ऑफ केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि ये जो केसेस हैं बिकॉज ऑफ दी ओमिक्रॉन है, क्योंकि ओमिक्रॉन का जो ट्रांसमिशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। एक ओमिक्रॉन जो है 5 से 10 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, और मेरे अनुमान से अगर इसकी पीक 3rd वीक ऑफ जैन में आती है तो 3rd वीक ऑफ फेब में इसका डिक्लाइन हो जाएगा। अगर 4th वीक ऑफ जैन में आती है, जनवरी में आती है 22 में, तो ये 4th वीक ऑफ फरवरी में इसका डिक्लाइन हो जाएगा। अगर ये वीक पीक जो है ओमिक्रॉन का 1st वीक ऑफ फेब में आती है तो इसका डिक्लाइन जो है वो 2nd वीक ऑफ मार्च में डिक्लाइन हो जाएगा। लेकिन हमें इसके साथ साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन, ये 2 चीज़ें हमें जरूर फॉलो करनी पड़ेगी। खबर मनाली से, जहां हिमस्खलन का डराने वाला वीडियो सामने आया है। 10 मिनट तक हवा में बवंडर उठता रहा। लाहौल स्पीति के दारचा में हिमस्खलन हुआ है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मनाली से लेकर लेह तक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लगातार बर्फबारी, यहां मौसम बदला हुआ, लेकिन अब खतरा कितना बड़ा है तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। हिमस्खलन का ये वीडियो सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं कैसे 10 मिनट तक ये बवंडर हवा में उठता रहा। लाहौल स्पीति के दारचा में ये हिमस्खलन का वीडियो, किसी के हालांकि हताहत होने की खबर नहीं है। मनाली से लेकर लेह तक एक बड़ा खतरा जरूर मंडरा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे किस तरीके से ये बवंडर कैमरे में कैद हुआ है। गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जरूर बर्फ का गिरा है। हिमस्खलन हुआ है। 10 मिनट तक हवा में ये बवंडर उठता रहा। दारचा में हिमस्खलन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कैसे ये बर्फीला तूफान, ये हिमस्खलन हुआ, उसके बाद बर्फ का गुबार आप देख सकते हैं। लाहौल स्पीति के दारचा की तस्वीरें हैं। इधर किन्नौर में भारी बर्फबारी के बाद जिला प्रशासन सड़कों को बहाल करने में लगा है। ज्यादातर रास्तों से बर्फ हटाई जा चुकी है, लेकिन ऊंचाई वाले जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर अभी भी मुसीबत कम नहीं हुई है। सड़कों पर जगह जगह बर्फ की सफेद चादर बिछी है। वहीं न्यूज 18 से बातचीत में किन्नौर डीसी आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि जिला प्रशासन सड़कों को बहाल करने में जुटा है ताकि गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो सके।
उन्होंने कहा कि लोगों को समस्याएं जरूर हुई हैं, लेकिन ये बर्फबारी बागवानों और किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। कल से हमारा फिर जो काम हुआ, रोड खोलने का शुरू हुआ है। ऑलमोस्ट हमारे सारे ही लिंक रोड जहाँ जहाँ बर्फ गिरी थी बंद थे। 71 लिंक रोड्स हमारे बंद थे, उसमें से हमने ऑलमोस्ट 80% लिंक रोड्स खोल दिए हैं। अब 15-20 लिंक रोड्स जो है जो काफ़ी दुर्गम है, जैसे कुल्लू चारंग, वो वहाँ पर भी हम काम चलाया हुआ है। आधे से ज़्यादा तक हम पहुँच गए हैं। तो आज शाम तक मैंने टारगेट दिया है PWD को कि सारे रोड्स, हमारे जो लिंक रोड्स भी हैं, वो खुल जाने चाहिए। अगली बड़ी खबर फतेहाबाद से है, जहां पर किसान सड़कों पर उतरे। किसान संघर्ष समिति ने यहां पर विरोध प्रदर्शन किया। खराब फसलों का जो मुआवजा है उसकी मांग को लेकर यह विरोध प्रदर्शन था। 6 महीने बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। लघु सचिवालय के सामने किसानों ने धरना दिया। जल भराव के चलते किसानों की फसल खराब हुई थी, लेकिन मुआवजे का इंतजार लंबा होता जा रहा है। ऐसे में फतेहाबाद में किसान सड़कों पर उतरे। किसान संघर्ष समिति ने यहां पर विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खराब फसलों के मुआवजे को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। 6 महीने बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। कब्र खुदेगी जो मोदी का यार है, देश का गद्दार है। गोहाना में बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। बेमौसमी बारिश और कोरोना के चलते चावल एक्सपोर्ट नहीं होने से गोहाना अनाज मंडी में धान की फसल बर्बाद हो गई। यही नहीं, बासमती धान के भाव में 500 रुपए तक की कमी आई है। इससे किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई है। किसानों के मुताबिक इस वक्त धान की फसल खरीदने के लिए कोई खरीदार नहीं है, जिससे उनकी फसल नहीं बिक पा रही। वहीं मंडी के आढ़तियों के मुताबिक बेमौसमी बारिश के चलते फसलों में नमी आने से भाव में भारी गिरावट आई है। इसका एक कारण चावल का एक्सपोर्ट बंद होना भी है। पिछले चावल का एक्सपोर्ट बंद होने से अब खरीदार कम आ रहे हैं। 300 रुपये भी क्या है। तो बरसात करके जो है, हाँ, बरसात की वजह से ग्राहक ही नहीं है। ग्राहक नहीं है। हाँ। और जो ये ढेरियाँ यहाँ पड़ी हैं ऐसे ही खाली, एरिया पूरी ये नुकसान होने लग रहा है। इसमें कितना बिगया हुआ निकल गया इधर वाली में। तो ये किसानों का ही नुकसान। हाँ, किसानों का नुकसान है। 11 रुपये बिकी है और 17-18 3411 बासमती 3200 3200। कितना एक रेट डाउन हुआ है? बासमती का रेट डाउन हुआ है जी। इसका थोड़ा 100 रुपये डाउन है। आवक नहीं है, उठाव नहीं है क्या? उठाव कम है जी। बारिश के मौसम में गिल्ले सिले माल हो गए, ग्राहक कमजोर है जी। अगली खबर गुरुग्राम से, जहां नवजात चोरी मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया। महज 50,000 की खातिर एक नवजात को बेच दिया गया था। पुलिस ने 2 नवजात बच्चियों को बरामद भी किया था। बच्चों को राजस्थान में 3 से 4 लाख रुपए में बेचे थे और गुरुग्राम पुलिस ने नवजात बच्चों की चोरी से जुड़े 3 आरोपियों गिरफ्तार करने के बाद इस मामले में एक दंपत्ति समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम पुलिस की जांच राजस्थान तक जा पहुंची है, जहां इन बच्चों की खरीद फरोख्त का काम किया जा रहा था। पुलिस ने दिल्ली की रहने वाली 2 महिलाओं सुरेंद्र कौर, नेहा और राजस्थान के रहने वाले हरजिंदर नाम के शख्स को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 2 नवजात बच्चियों को सकुशल बरामद किया था। अब पुलिस राजस्थान में यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन बच्चों को किस काम में लगाया जाता था। एसीपी क्राइम की माने तो पुलिस को शक है कि नवजात बच्चों की चोरी और खरीद फरोख्त से जुड़ा ये गैंग 2014 से सक्रिय है। जैसा कि मैंने बताया, परसों भी इसमें पहले जो 3 गिरफ्तार किए थे, उसके बाद 2 और लेडी हमने गिरफ्तार की, वीना और पूजा, और आज 4 लोगों को और हमने इसमें गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं कंचन, रीना, सतेंद्र, पलक। इनको और हमने इस केस में दिल्ली से गिरफ्तार किया है। और खबर करनाल से, जहां 2 लोगों ने पीट कर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। जाटो गेट निवासी 25 साल के प्रदीप ने, जो हलवाई का काम करता था, वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। प्रदीप की मौत पर मातम पसरा है। वहीं परिजनों ने टेंट वालों पर हत्या का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक 7 जनवरी को टेंट वाले उसे अपने गोदाम ले गए थे और वहां उसके साथ मारपीट की गई। सर में गंभीर चोटें आई तो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन प्रदीप की मौत हो गई।
गए थे, इन्होंने अपने गोदाम में उसको लेके गए, इनकी रजिस्ट्री हुई जो भी थे, अपने गोदाम में लेके गए, खुद घर से गोदाम में जाके इसको मारपीट करी, मारपीट ज्यादा करी, सिर में चोट आई हुई है उसको। तो उसके बाद मार पिटाई कर दी। उसकी स्कूटी वगैरह जो निकल लिया होता उन्हें, वो भी यही घर खड़ी करने आए हैं। वो आया रात को 10 बजे के आसपास आया था, 10 बजे आके उसने घर नहीं बताया। वो उसने तो चोट ज्यादा लगी थी, पहले ओपीडी में आए, हॉस्पिटल में ओपीडी से दवाई लेके गए। जब दिक्कत ज्यादा आ गई, उसको उल्टी वगैरह भी लगी है खून की, फिर हॉस्पिटल में उसने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे दुर्घटना हो गई थी और ये बंदे थे, उसने बता दिया था लड़के ने। तो उसके बाद कल भी हम थाने में गए थे, पुलिस से कोई संतुष्टि नहीं मिली। चरखी दादरी में शादी के 6 महीने बाद ही नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हरिनगर निवासी युवती की मायके में फंदे से बताया गया, उसका शव फंदे से लटका पाया गया। परिजनों ने पति और सास ससुर पर दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। युवती के पिता के मुताबिक करीब 6 महीने पहले उनकी बेटी की शादी हुई थी। दामाद प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। 2 दिन पहले ही वो अपने मायके आई थी और प्रताड़ना से आहत होकर उसने खुदकुशी कर ली। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बेटिया की शादी 30 अप्रैल 2021 को की थी, बावल शुभम लड़के के साथ, सिंह के साथ। मेरी वहाँ जाते ही मतलब मेरे, जबकि मैंने उसमें काफ़ी बच्चे को बहुत कुछ दान दहेज भी दिया, वो उपहार दिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।